हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्न में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का छठा प्रश्न पत्र हिंदी का देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको हिंदी में 7 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। ये जो आज हमारा चैप्टर है ये 8 चैप्टर रहेगा। तो जो आज हमारी क्लास रहेगी वे 15 क्लास रहेगी। तो देखते हैं, आज हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे, कहाँ, किस तरह यूज करते हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक, तो देखिए, विराम, आराम, विश्राम, ठहराव। विराम का मतलब होता है आराम, विश्राम, ठहराव। ठीक, अगर हम किसी कार्य को करते समय या बोलते समय जहाँ पे विश्राम करते हैं या आराम करते हैं या ठहराव करते हैं तो उसे हम विराम कहते हैं। ठीक, वहाँ पे हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे चिन्ह। चिन्ह का मतलब होता है प्रतीक, निशान, संकेत। ठीक है, चिन्ह का मतलब होता है प्रतीक से, निशान और संकेत से हम इन चिन्ह को 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। ठीक, आगे देखेंगे, वाक्य को लिखते समय तथा बोलते समय, वाक्य को लिखते समय तथा बोलते समय के बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, इसमें कह रहा है वाक्य को लिखते समय, मतलब जब हम वाक्य को लिखते हैं, ठीक, तथा बोलते समय, वाक्य को लिखते समय तथा बोलते समय के बीच कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जहाँ पे ठहराव लेना पड़ता है या विश्राम करना पड़ता है। कई ऐसे शब्द होते हैं कि हम उनको बोलते समय थोड़ा सा स्टॉप लेते हैं। ठीक, थोड़ा वहाँ पे रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। जिससे भाषा क्या होती है, स्पष्ट तरीके से वहाँ पे सही हो जाती है, अर्थवान हो जाती है और भावपूर्ण हो जाती है। ठीक, विराम चिन्ह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक, लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मतलब जब हम लिखते हैं वाक्य को, तो जब वाक्य को हम लिखते हैं तो इस ठहराव को दिखाने के मतलब जहाँ पे विश्राम करते हैं या ठहराव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसे हम दिखाने के लिए कुछ ऐसे चिन्हों का यूज करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे ठहराव है या विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, इन्हें ही विराम चिन्ह कहते हैं। आगे देखेंगे, भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, बोल रहा है भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में, मतलब वाक्य के बीच में भी किया जाता है और वाक्य के अंत में भी किया जाता है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, यदि विराम चिन्ह का प्रयोग ना किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यदि हम किसी वाक्य में, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनको हम बोलते समय या लिखते समय यदि हम वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ होता है। मतलब अर्थ जो होता है वह सही तरीके से वहाँ पे अर्थ नहीं निकलता है, वहाँ पे कुछ अर्थ गलत हो जाते हैं। ठीक, जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे आपको समझ में भी आ रहा होगा कि यहाँ पे
हम वाक्य को बोलते समय थोड़ा सा ठहराव लेते हैं, ठीक। और विराम चिन्ह का भी देखिए, विराम चिन्ह का भी लास्ट में प्रयोग किए हैं, ठीक। वहीं पे दूसरा नंबर है रोको मत जाने दो, ठीक। तो देखिए बोला गया ना, वाक्य के बीच में और वाक्य के अंत में भी हम दोनों में चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए वाक्य के बीच में भी चिन्ह का प्रयोग किया गया और वाक्य के अंत में भी किया गया, ठीक। वहीं पे तीसरा है, बोल रहा है रोको मत जाने दो, ठीक। तो देखिए वाक्य के बीच में और अंत में विराम चिन्ह का प्रयोग किया। वही ऊपर आपकी डेफिनेशन में बताया गया था कि वाक्य के बीच में तथा वाक्य के अंत में चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे, आगे है विराम चिन्ह के प्रयोग। क्या है? विराम चिन्ह के प्रयोग, ठीक। हिंदी भाषा में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित है। हिंदी भाषा में प्रचलित जो विराम चिन्ह है ये बहुत से प्रकार के हैं, ठीक। कई प्रकार के हैं, ठीक। देखिए जैसे पूर्ण विराम या विराम, ठीक। ये आपका पूर्ण विराम या विराम का चिन्ह होगा, ठीक। उसके बाद है अल्प विराम। अल्प विराम का कुछ इस तरह से चिन्ह होता है, ठीक। आगे देखेंगे, उसके बाद है अर्थ विराम। अर्थ विराम का आपका ये चिन्ह हो गया। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक विराम चिन्ह आपका इस तरह कुछ हो जाएगा। उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से होता है। उसके बाद उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह जो होता है ये इस तरह होते हैं। उसके बाद योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आपका ये हो जाएगा। फिर है निर्देशक डैश, आपका निर्देशक डैश ये हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, उसके बाद कोष्टक, आपके कोष्टक ये हो जाएंगे, ठीक। कोष्टक भी कई तरीके के होते हैं। उसके बाद हंस पद या त्रुटिबोधक आपका ये चिन्ह हो जाएगा। फिर रेखांकन, अधोरेखन आपका ये चिन्ह हो जाएगा। फिर लाघव चिन्ह आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। लोप चिन्ह आपका इस तरह से हो जाएगा। फिर होगा योग चिन्ह, योग चिन्ह, योग का मतलब जोड़, आपका इस तरह से चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद समता चिन्ह जो होगा आपका ये हो जाएगा। इतश्री का आपका इस तरह से चिन्ह हो जाएगा। अपूर्ण विराम या अविराम आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक। ये आपके सारे विराम के नाम तथा उनके चिन्ह हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे देखेंगे पहला नंबर अल्प विराम, ठीक। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा आराम। अल्प विराम का मतलब होता है थोड़ा सा आराम, ठीक। ये आपका अल्प विराम का ये चिन्ह होगा। देखिए डेफिनेशन इसकी, जहाँ बोलते समय थोड़ा ठहराव हो तो लिखते समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे जिस वाक्य को हम बोलते समय थोड़ा सा ठहराव हो तथा लिखते समय वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, ठीक। वाक्य को अगर बोलते समय अगर वाक्य में थोड़ा सा ठहराव दिखता है तो वहाँ पे हम अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे गोपाल राम मोहन, मतलब जैसे गोपाल राम रोहन और सीता खेल रहे थे, गोपाल राम मोहन। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विराम है, मतलब थोड़ा सा ठहराव। जैसे राम कामा, जैसे गोपाल कामा राम कामा रोहन और सीता खेल रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा विराम है, तो यहाँ पे हम अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, एक जैसे शब्द आने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाते हैं और अंतिम शब्द से पहले और शब्द लगाते हैं। मतलब यदि हम किसी वाक्य को लिखते हैं, ठीक है, और जो वो शब्द हैं वो प्रत्येक शब्द के बाद
प्रत्येक शब्द के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं तथा जो वाक्य के अंत में शब्द होता है उसके पहले हम और लगाते हैं। ठीक, और शब्द लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, राम लक्ष्मण, यहाँ पे भी हो जाएगा अल्प विराम। ठीक, यहाँ पे अल्प विराम हो जाएगा। जैसे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चार भाई हैं। तो देखिए आपका राम के बाद भी अल्प विराम लगा है, उसके बाद लक्ष्मण के बाद अल्प विराम, फिर भरत, और जो सबसे अंत में जो शब्द है शत्रुघ्न। तो सबसे बोला है ना डिफिनीशन में कि सबसे अंत में जो वाक्य उसके पहले हम और शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए शत्रुघ्न के पहले और लगा है। ठीक, देखिए पहले हाँ और नहीं के पश्चात, हाँ और नहीं के पश्चात कुछ वाक्य देखिए, जैसे हाँ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो देखिए हाँ के बाद अल्प विराम लगा। ठीक, नहीं कल स्कूल जाना है, नहीं कल स्कूल जाना है। तो देखिए नहीं के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग किया गया। ठीक, अब आगे देखिए, एक जैसे शब्द आने पर, सॉरी, देखिए अब उसके बाद देखिए कभी कभी संबोधक सूचक शब्द के भेद, कभी कभी संबोधक सूचक शब्द के भी भेद का प्रयोग करते हैं। जैसे रोहन तुम इधर आओ, रोहन तुम इधर आओ। तो देखिए रोहन के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह लगा है, तुम के बाद लगा है। ठीक, तुम इधर आओ। ठीक, उसके बाद है सीता तुम मंदिर जाओ, सीता तुम मंदिर जाओ। तो देखिए सीता के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे देखिए, तो जो हमारी क्लास थी आज की यहीं तक थी। हमने आप लोगों को विराम चिन्ह कितने प्रकार के, उनके नाम सहित उनके चिन्ह प्रकार सारा कुछ बता दिया। उसके बाद हमारा जो पहला नंबर अल्प विराम है, अल्प विराम का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल सहित आपको आज बता दिया गया। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो जो आज हमारी क्लास थी यहीं तक पूर्ण विराम और एक अल्प विराम। ठीक, दो विराम एग्जाम मतलब कि डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल से पूर्ण होंगे। अब जो भी विराम जो शेष बचे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक, तो जो आज की हमारी क्लास थी यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।